हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी गाइड 360। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस लेक्चर में अपने पीवाईक्यू प्लस करंट प्लस स्टैटिक यानी पीसीएस सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसका तीसरा लेक्चर होगा। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग पीपीआईआरपी यानी द प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, दूसरा टॉपिक नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीएच, तीसरा को लेंडिंग, चौथा विलफुल डिफॉल्टर्स और पांचवा इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट को स्टडी करने वाले हैं। होप फ्रेंड्स आपको पहला दो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, जैसा आपने कमेंट में बताया। फ्रेंड्स, इस लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है पीपीआईआरपी, मतलब द प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहां कहानी बताता हूं। यह एक कंपनी है जो एक बैंक से, यह बैंक हो सकता है एसबीआई या कोई भी बैंक हो सकता है, पीएनबी, एचडीएफसी, इससे लोन लिया। यानी एसबीआई है क्रेडिटर, कंपनी है डेटर। कंपनी लोन लिया, अपने आप को डेवलप किया, लेकिन जब वक्त आता है लोन रीपे करने का, तो उस वक्त यह अपने आप को डिस्ट्रेस शो करता है, डिफॉल्ट शो करता है कि मैं पे करने योग्य नहीं हूं। इस वक्त इस कहानी में एक तीसरा व्यक्ति इन्वॉल्व करता है, वह है इन्वेस्टर। यह इन्वेस्टर आता है क्रेडिटर के पास और कहता है कि क्रेडिटर भाई, हम दोनों एक प्री पैकेज अलायंस करते हैं। कौन सा अलायंस? ताकि कंपनी पब्लिक में बीडिंग के लिए ना जाए। तो जो ये दोनों अलायंस करते हैं, बीडिंग के जाने से पहले उसको हम कहेंगे प्री पैकेज्ड अलायंस। यही है फ्रेंड्स पीपीआईआरपी, जो कि यहां पर लिखा हुआ है, रिजोल्यूशन ऑफ द डेट ऑफ ए डिस्ट्रेस्ड कंपनी थ्रू एन एग्रीमेंट बिटवीन सेक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड इन्वेस्टर इंस्टीड ऑफ पब्लिक बीडिंग। फ्रेंड्स, जो एग्रीमेंट इन्वेस्टर और क्रेडिटर में होती है, उसका मंजूरी भी लेना पड़ता है। किससे? एनसीएलटी से। अगर एनसीएलटी मंजूरी ना दे, अप्रूव ना करे, तो फिर यह पैकेज आगे नहीं बढ़ेगा। फ्रेंड्स, पीपीआईआरपी को 2016 का जो आईबीसी कोड था, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, उसमें 2021 में अमेंड करके ऐड किया गया था। फ्रेंड्स, ये पीपीआईआरपी क्यों लेकर के आया गया था? यह एमएसएमई, एग्रीकल्चर, जो भी बहुत ही वल्नरेबल सेक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, जो डिस्ट्रेस में आ सकती हैं, ये उनके लिए लेकर के आया गया था। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में आईबीसी को पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने सीआईआरपी को रीड किया था, मतलब कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। वो कॉर्पोरेट के लिए था। उसमें एक कमिटी थी, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल थे। लेकिन यहां पर बस एक क्रेडिटर है और एक इन्वेस्टर है, जो पब्लिक बीडिंग से पहले आपस में पैकेज कर लेता है। फ्रेंड्स, यह कितने दिनों में कंप्लीट होना चाहिए? 120 डेज में। आप बताओगे, जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस था, वह कितने दिनों में कंप्लीट होना चाहिए था? कमेंट में। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। फ्रेंड्स, यह कितने पैसे के ऊपर शुरू हो जाएगा? तो यह है 10 लाख एंड एबव। होप फ्रेंड्स, आपको प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। हम लोग दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, वह है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अभी कुछ महीने पहले
आरबीआई ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को रिलीज किया, जो कि बायनियल हर 2 साल पर रिलीज करता है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो हाईलाइट है वह है कि जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का, वह फॉल हुआ है। कितना से फॉल हुआ है ये हमारे एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन ये जरूर पूछ सकता है कि जो एनपीए है, ग्रॉस एनपीए है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का, वह इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो एज पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ऑफ आरबीआई, ग्रॉस एनपीए हैज बीन फॉलन। फ्रेंड्स, अगर हम दूसरे हाईलाइट की बात करते हैं तो जो नेट एनपीए रेशियो है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का, वह 0.6% से डिक्रीज हुआ है। फ्रेंड्स, अगर हम आगे बात करते हैं इस रिपोर्ट से रिलेटेड, जो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, एक है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल, जो कि 2016 में यूपीएससी ने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछ रखा है। तो जरूरी है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में जानना। क्या है यह? तो यह एक नॉन स्टैट्यूटरी एपेक्स काउंसिल है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा 2010 में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा बनाया गया था। इससे रिलेटेड जो कमिटी है वह है रघुराम राजन कमिटी। 2008 में इसको सबसे पहले प्रपोज किया था क्रिएट करने के लिए। फ्रेंड्स, इसके जो चेयरमैन होते हैं, हेड होते हैं, वह यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। अगर हम देखते हैं 2016 का वह क्वेश्चन जो यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स में पूछा था, तो वह इस प्रकार से है। इसको बना लेते हैं फ्रेंड्स, पॉज कीजिए अब वीडियो को और इसको खुद से सॉल्व कीजिए। होप आपने सॉल्व किया होगा। अब हम आपके साथ सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2016 का क्वेश्चन है, कह रहा है इट इज एन ऑर्गन ऑफ नीति आयोग। फ्रेंड्स, अभी हमने ऊपर पढ़ा, ये तो किसका ऑर्गन है? यह है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ऑर्गन है, न कि नीति आयोग का। तो फ्रेंड्स, आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अगर पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ तो ए ऑप्शन एंड डी ऑप्शन फिनिश। अगर हम बात करते हैं दूसरे स्टेटमेंट को, इट इज हेडेड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, इट इज चेयर्ड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये बात सही है। तीसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं फ्रेंड्स, इट मॉनिटर्स मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ऑफ द इकोनॉमी। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल है, क्यों नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। इसलिए हमारा आंसर सी हुआ। अगर हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और अब जानते हैं एनपीए। एनपीए कहे तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट। फ्रेंड्स, लेट सपोज यह बैंक है एसबीआई, इसके पास कैपिटल है 100 करोड़ का। कितने करोड़ का फ्रेंड्स? 100 करोड़ का। इस कैपिटल को एसबीआई ने 2 हिस्सों में क्रेडिट किया है। एक 80 करोड़, दूसरा 20 करोड़। फ्रेंड्स, पूरे के पूरे पैसे तो ये क्रेडिट नहीं करता है। कुछ पैसे ये आरबीआई के पास सीआरआर में, कुछ पैसे अपने पास एसएलआर के रूप में रिजर्व रखता है। लेकिन हम अपने समझने के लिए मान लिए हैं कि पूरे पैसे इसने क्रेडिट कर दिया। फ्रेंड्स, ये जो 20 करोड़ है, बैंक को ऐसा लगता है कि मेरे को नहीं मिल पाएगा, यानी इसको वो कहता है कि बैड, डाउट
इस पर मुझे डाउट है, ये हमारा खराब हो सकता है, तो अगर यह नहीं मिलता है तो इसको कहेंगे नॉन परफॉर्मिंग। नॉन परफॉर्मिंग क्यों? क्योंकि बैंक के लिए ये 80 करोड़ भी एसेट है, ये 20 करोड़ भी एसेट है, लेकिन जो 20 करोड़ है वो मिलने वाला नहीं है, या उस पर जो इंटरेस्ट है वो उसको नहीं मिल रहा है। इसका मतलब दिस एसेट इज नॉट परफॉर्मिंग। नॉन परफॉर्मिंग एसेट इसी को कहते हैं, यानी वह लोन एडवांसेज जो बैंक को रीपेड 90 दिनों से ज्यादा हो जाता है हुए हुए, उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। होप आप समझे होंगे। पॉज कीजिए वीडियो को, फिर थोड़ा सा बैक जाइए, समझिए। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट को, तो इसको 3 भाग में बांटा गया है। एक लॉस एसेट, दूसरा सब स्टैंडर्ड एसेट, और तीसरा डाउटफुल एसेट। फ्रेंड्स, एसेट विथ आइडेंटिफाइड लॉसेज नॉट फुली रिटेन ऑफ, मतलब बैंक को लग गया है कि लॉस हो गया है, लेकिन वो अपने बही खाता में, अपने बैलेंस शीट में उसको डिलीट नहीं किया है, उसको कहेंगे लॉस एसेट। सब स्टैंडर्ड एसेट कहने का मतलब वह जो उसका लोन है, इंटरेस्ट है, 12 महीने तक नहीं मिला है, सब स्टैंडर्ड है। लेकिन 12 महीने से अगर ज्यादा हो गया तो अब उसको डाउट होने लगेगा कि अब यह पैसा मुझे मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। उसके लिए बैंक अगला प्रोसेस करेगा, अगला काम करेगा, अपने इस एसेट को रिकंस्ट्रक्ट करने का, जो कि पीसीएस सीरीज के चौथे पार्ट में हम देखेंगे, एसेट रिकंस्ट्रक्शन को। फ्रेंड्स, हम तीसरे टॉपिक की बात करते हैं, जो है को लेंडिंग। क्या होता है को लेंडिंग? फ्रेंड्स, आरबीआई ने को लेंडिंग मॉडल को अलाउ कर दिया है। इस को लेंडिंग में क्या होगा फ्रेंड्स? इसमें एक बैंक है, एक एनबीएफसी है, ये दोनों आपस में मिल करके फंड करेंगे। किसको फंड करेंगे फ्रेंड्स? एमएसएमईज, एग्रीकल्चर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, पीएसएल प्रायोरिटी लैंडिंग सेक्टर है, प्रायोरिटी लैंडिंग सेक्टर है, इंपॉर्टेंट सेक्टर है। क्यों? क्योंकि जो एनबीएफसी होता है इसकी रीच बहुत ज्यादा होती है, तो इसका रीच, बैंक का मनी, दोनों आपस में मिल करके लैंडिंग करते हैं। इसी को कहते हैं फ्रेंड्स को लैंडिंग। इसको आरबीआई ने अलाउ कर दिया है, जैसे कि एमएसएमई और एग्रीकल्चर के लिए। कैसे काम करता है को लैंडिंग? हाउ को लैंडिंग मॉडल वर्क्स? इसमें होगा फ्रेंड्स बैंक्स, एनबीएफसी को लैंड, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया। जब दोनों एक साथ लेंड करेंगे पैसे को, यानी रिस्क को शेयर कर रहे हैं और रिवार्ड को भी शेयर कर रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। एनबीएफसी कस्टमर के साथ इंटरेक्शन करेगा, बैंक नहीं करेगा, और दोनों के दोनों इंटरेस्ट को आपस में शेयर करेंगे। अगर हम बात करते हैं को लेंडिंग के एडवांटेज को फ्रेंड्स, तो इसमें जो बैंक का पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई होगा, यानी उसका रिस्क डिक्रीज होगा। एनबीएफसी का जो कस्टमर के प्रति रीच है वह भी एक्सटेंड होगा। लोन्स आर ऑफर्ड एट लोअर कॉस्ट, लोन सस्ता होगा। होप आप को लेंडिंग समझे होंगे। फ्रेंड्स, हम अगले टॉपिक को देखते हैं, जो है विलफुल डिफॉल्टर्स। फ्रेंड्स, आप इस इमेज में देख रहे होंगे, यहां कुछ चर्चित इमेज है। विजय माल्या क्या किया?
बैंक से पैसा लिया, किस लिए लिया? इस देश में कंपनी ओपन करेगा, एंटरप्रेन्योर को जनरेट करेगा। किया क्या? नहीं। गुस्सा आता है हमें, क्या कर सकते हैं? हमें इस टॉपिक को पढ़ना है, पढ़ते हैं। इसने क्या किया? बैंक से लोन लिया और बाद में क्या कहता है कि आई एम डिफॉल्ट, माई कंपनी इज डिफॉल्ट, मेरी कंपनी डिफॉल्ट हो चुकी है, मैं पे करने योग्य नहीं हूं। तो आरबीआई ने कुछ गाइडलाइन दिया, कौन व्यक्ति या कौन कंपनी डिफॉल्ट विलफुल यानी खुद से कह सकती है। उसके लिए 4-5 पॉइंट है फ्रेंड्स, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि यूपीएससी उसको स्टेटमेंट में रख के पूछ ले। इसमें पहला है फ्रेंड्स, हैज द कैपेसिटी टू पे बट फेल्स टू डू सो, यानी उस व्यक्ति को, उस माल्या को पैसा पे करने की क्षमता तो है लेकिन करना नहीं चाहता है। दूसरा है डाइवर्ट्स या सिम्फोन्स ऑफ फंड्स। डाइवर्ट करने का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? उस व्यक्ति ने, उस माल्या ने पैसा लिया था एंटरप्रेन्योरशिप को जनरेट करने का, कंपनी खोलने का, लेकिन उसने किया क्या? शेयर मार्केट में पैसा लगाया, फ्यूचर ऑप्शन खेला और पैसा को लुटा दिया, यानी अपने फंड्स को वो डाइवर्ट किया। फ्रेंड्स, अगर तीसरे की हम बात करते हैं तो वह है डिस्पोजेज इमूवेबल और मूवेबल एसेट दैट वेयर यूज्ड टू सिक्योर द क्रेडिट। चौथा है फेल्स टू इन्फ्यूज इक्विटी डिस्पाइट हैविंग द एबिलिटी टू डू सो। फ्रेंड्स, ये जो 4 गाइडलाइन है जिसको आरबीआई ने दिया है, हो सकता है कि इसको स्टेटमेंट के तौर पर एग्जाम में पूछ ले। फ्रेंड्स, अगर हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, इसी में देखते हैं फ्रेंड्स, लार्ज डिफॉल्टर किसको कहेंगे? वह लोन जो 1 करोड़ से ज्यादा हो और उसको रीपे नहीं की जाए, उसको लार्ज डिफॉल्टर कहेंगे। और आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस कहने का मतलब क्या हुआ? एक कमिटी बैठेगी जो विलफुल डिफॉल्ट के एविडेंस को रिव्यू करेगी। होप फ्रेंड्स आप विलफुल डिफॉल्टर को समझे होंगे। बात करते हैं फ्रेंड्स, आखिरी टॉपिक इस लेक्चर का, वह है इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट। अभी कुछ महीने पहले की बात है, RINL यानी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, इसने अपने आप को डिफॉल्ट, जो कि गवर्नमेंट ऑन्ड कंपनी है, घोषित किया है। इसके चलते इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट प्रोटेक्शन को इंप्लीमेंट किया गया है। तो जरूरी है कि हम इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट प्रोटेक्शन को समझें। फ्रेंड्स, क्या होता है इंटर क्रेडिटर? फ्रेंड्स, इससे पहले हम कुछ चीजों को समझते हैं। पहले क्या होता था? एक व्यक्ति एसबीआई से लोन लिया, वही व्यक्ति पीएनबी से लोन लिया। किस लिए? ताकि एसबीआई के लोन को वह चुका सके। फ्रेंड्स, इसमें होता क्या था? एक्चुअल में वो लोन चुकाता नहीं था, बस एक बैंक का लोन दूसरे से लेकर के रीपे करता था। उसी से रिलेटेड है ये इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट, यानी जो भी क्रेडिटर हैं वो आपस में आकर के हाथ मिला लिए। क्यों हाथ मिला लिए? कि अगर एसबीआई ने माल्या को पैसा दिया है तो पीएनबी को भी पता चलना चाहिए कि इसने एसबीआई से लिया है, ताकि पीएनबी धोखे में ना पड़े और उसका शेयर गिर करके जमीन में ना चला जाए, जो कि हुआ था फ्रेंड्स। हम बात कर रहे थे इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट। यह 2018 में यानी 2018 में आरबीआई के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। इसको इंट्रोड्यूस करने का जो कमेटी था वह था सुनील मेहता कमेटी। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। एस्टेब्लिश्ड फॉर रिजॉल्विंग लोन्स ऑफ 50 करोड़ और मोर, यानी 50 करोड़ या उससे ज्यादा के लोन को रिजॉल्व करने के लिए इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट को एस्टेब्लिश किया गया। पर्पस क्या है फ्रेंड्स?
रिजॉल्व स्ट्रेस्ड एसेट, रिकवर कैपिटल फ्रॉम एनपीए, यानी वह बैंक का एसेट जो परफॉर्म नहीं हो सकेगा उससे रिजॉल्व कराता है इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट। इसका फ्रेमवर्क क्या है फ्रेंड्स? तो इसका फ्रेमवर्क जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया, अगर 50 करोड़ या उससे एबव का लोन है तो उसके लिए इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट होगा। फ्रेंड्स, कैसे वर्क करता है, हाउ आई सी ए वर्क? तो सबसे पहले इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के द्वारा यह डेवलप किया जाता है और यह एक सशक्त प्लान जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लेकर के आया उसका यह हिस्सा है। ये हमारे लिए कुछ प्रीलिम्स के हिसाब से फैक्ट्स थे। यह कैसे काम करता है फ्रेंड्स? ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जो भी बैंक्स एसोसिएशन है, बैंक्स है, वो आपस में आकर के एग्रीमेंट कर लेंगे ताकि जब भी डिफॉल्टर किसी दूसरे बैंक में जाए तो उसको पता चल जाए ही हैज ऑलरेडी डिफॉल्टेड। फ्रेंड्स, ये 5 टॉपिक होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगले लेक्चर में हम लोग एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में पढ़ेंगे जो कि बैड लोन्स के नाम से भी जाना जाता है। क्यों एसेट रिकंस्ट्रक्शन? अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट है तो उस एसेट को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। अगले लेक्चर का आप इंतजार करिए। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं और 2025 के प्रीलिम्स के लिए पीवाईक्यू के बेसिस पर करंट अफेयर जो कि पीटी 365 और भी बहुत सारे मैगजीन द हिंदू को लेकर के हम बनाते हैं, पीवाईक्यू और स्टैटिक को लेकर के आते हैं, लाते रहें। धन्यवाद।